मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डीजे स्टूडेंट्स, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो यहाँ पर जो कॉमर्स साइड के बच्चे जो कॉमर्स को लिए हुए हैं उनके लिए तो समझ लीजिए जो आज का लेक्चर है वो ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। और इसके अलावा भी अगर कोई बच्चे जिनको कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में वो अच्छे से जानना चाहते हैं तो वो भी वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे। और बेसिकली जो वाणिज्य का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग जो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग, उस पर हम लोग पूरा का पूरा फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो डिस्कशंस कहीं पर भी आप लोग मत जाइएगा और वीडियो को पूरा इस बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात होने वाली है भारतीय रिजर्व बैंक की, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चाहे किसी भी ज़िले के बच्चे हों, चाहे जो स्टेट हैं, स्टेट वाइज़ जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूपी बोर्ड के साथ ही साथ ये जो अदर स्टेट के बोर्ड के बच्चे हैं, जिसमें कि उत्तराखंड हो गया आपका, और बिहार हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, और जितने भी मतलब आप लोगों के जो यूपी से सटे हुए ज़िले जितने भी आप लोग को राज्य मिलेंगे, स्टेट मिलेंगे, उन सभी के लिए जो आज का सेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग खुद देने के बाद रिजल्ट्स बताएँगे कि हाँ, वास्तव में जो आज का ये सेशन था वो कितना ज़्यादा हम लोग के लिए लाभकारी था। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है हम लोग की भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? हम लोग जो बात करने वाले हैं आज के सेशन में, वो बात करने वाले हम लोग भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में। देखिए, रिज़र्व बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला तो ये महत्वपूर्ण बात याद रखिए लिसनर्स कि 3 देखिए नाम क 3 तरीके से इसको याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक के रूप में भी कहा जाता है इसको, केंद्रीय बैंक के रूप में, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको हम लोग, आरबीआई भी कहते हैं। और मुख्यालय जानते ही हैं आप लोग कहाँ है, अभी नीचे डिस्कशन में भी इसमें किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है। देखिए, मौद्रिक संस्था का मतलब जैसे आप लोग देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय होता है जैसे, तो सभी न्यायालयों का जो प्रधान होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं हम लोग ना, जैसे नई दिल्ली में है। सर्वोच्च मौद्रिक संस्था यानी मौद्रिक यानी लेन-देन का जो रहेगा, जो मुद्रा का लेन-देन का पूरा रहेगा, वो सर्वोच्च स्थान जो घोषित किया गया है, वो किया गया है आरबीआई को। किसको किया गया है? आरबीआई को, जिसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए, आरबीआई की स्थापना के बारे में लोग बात करें तो यहाँ पर 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा, क्या 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा इसका जो स्थापना था वो किया गया था। किसका? आरबीआई का। ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तब किया गया था। देखिए, आरबीआई विदेशी रिजर्व जो हो गया, बैंकों का बैंक, भारत सरकार के बैंकर और ऋण नियंत्रक के रूप में कार्य भी करता है। देखिए, मैं यहाँ पर डिस्कशन सेशन एक मैं बात आप लोग को भी बता दूँ, ये जो सेशन है वो अति लघु उत्तरी के हिसाब से भी है, दीर्घ उत्तरी के हिसाब से भी है, लघु उत्तरी के हिसाब से भी है, और साथ ही साथ बहुविकल्पी के भी हिसाब से भी है। देखिए, जैसे पूछ दिया जाए कब स्थापना हुआ, क्या हुआ, तो उसके बारे में आप बेसिकली बता सकते हैं। जैसे अति लघु में पूछ दिया जाए कि भारतीय जो बैंक का कार्य बताइए, तो देखिए विदेशी रिजर्व हो गया, बैंकों का बैंक हो गया, भारत सरकार के बैंकर के रूप में, ऋण नियंत्रक के रूप में, तो ये सभी के सभी जो कार्य करते हैं वो कौन करता है? आरबीआई ही करता है। ठीक है? हालाँकि हम लोग इसमें जो डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे वो पूरा का पूरा डिटेल में करेंगे। डिटेल में करने का मतलब है मैं आपको पूरा विस्तृत की तरह आप लोग को बताऊँगा यहाँ पर। और अति लघु की तरह देखिए इतना अगर आप लिख देते तो रिजर्व में या अति लघु में बहुविकल्पी में आपका रहेगा तो पर्याप्त रहेगा लघुत्तरी के लिए। आरबीआई क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटों की छपाई और पैसों की आपूर्ति का प्रबंध करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नोटों की छपाई और पैसों की आपूर्ति के लिए जो होता है वो क्या होता है? जो आरबीआई होता है उसका प्रबंधन करने का काम किसके जिम्मे है? वो आरबीआई के जिम्मे है। ठीक है, प्रोसेस आगे बढ़ने से पहले एक काम आप लोग छोटा सा और कर दीजिए, बता दीजिए जाके कमेंट बॉक्स में फटाक से कि इस समय जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का इस समय वर्तमान में गवर्नर कौन है, इसके बारे में बताइए। जब आप लोग का फीडबैक रिजल्ट्स मिलता है तो बड़ा ही आनंद आता है। तो अपना फीडबैक दीजिए, बड़ा ही मज़ा आएगा और इस सेशन को हम लोग और भी इंटरेस्टिंग बनाने में और भी आनंद आएगा। तो आप लोगों का सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए। और थोड़ा-सा सपोर्ट यदि इस चैनल को करना चाहते हो दोस्तों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसे अच्छे चीज़ों को दूर तक फैलाना चाहिए। देखिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में बात करें तो देश का केंद्रीय बैंक है। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है? केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है ना? केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक जो होता है वो काम करता है, और सरकारी बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक जो है वो एकमात्र बैंक है भारत का। देखिए, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में जो हुआ था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत
देखिए डिविजन, जब इसमें स्थापना हुआ था तो 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत हुआ था और 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ ये जोड़ा गया था। कितने रुपए की धनराशि के साथ? 5 करोड़ की धनराशि के साथ। ये बात भूलिएगा डिविजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 करोड़ की धनराशि के साथ क्या किया था? इसे शुरू किया गया था और 19 जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के अनुसार और 1935 में किया गया था। चलिए, प्रारंभ तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग सभी शेयरों का स्वामित्व गैर सरकारी शेयरधारकों के हाथों में था, इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयरों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949, देखिए ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1949 वाली जो बात है, ये आप याद रखिएगा। तो कुछ शेयरधारकों के रूप में, या तो कहा जाए कुछ हाथों के शेयरों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया। बड़े फैसले का मतलब है 1 जनवरी क्या किया गया, 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो था वो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है ना? ताकि कुछ जो गैर सरकारी शेयरधारक हैं वो इसका मिसयूज ना कर सके। किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का। इसलिए 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चलिए भाई, राष्ट्रीयकरण की बात तो हो गई। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये तो हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य पूछ दे आप लोगों से, किसमें पूछ दे, अगर अति लघु में पूछ दे, लघु उत्तरी में पूछ दे, तो देखिए पॉइंट वाइज तो बात हुआ ही था, केवल इसका पॉइंट ही लिख दीजिएगा आप लोग। लेकिन अगर आप लोग को दीर्घ उत्तरी में मिल जाए रिलेशंस ना, तो थोड़ा सा आप लोग को बढ़िया से लिखना होगा, ठीक है? और जो कॉमर्स साइड के जो बच्चे होंगे क्लास 12 के, उनके लिए भी ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वे बच्चे भी जो हैं अगर आप लोग के संपर्क में, तो उन पर भी इस जो क्लास का लिंक है उसे शेयर कर दीजिएगा। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कमर्शियल जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स को लिए हुए उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण ये इसमें काम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य करने का देखिए पहला जो महत्वपूर्ण है, नोट जारी करना। देखिए पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नोट छापने का काम जो हो गया, या तो उसके प्रबंधन का काम जो होता है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है? अब बात होती है यहाँ पर कि नोट जारी करने का अधिकार है तो वो किस प्रकार से है या किस प्रकार से वर्क करता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीआई। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्या होता है? देश में नोटों को छापने का एक अधिकार है। उसके पास 1 रुपए के नोट केवल वित्त मंत्रालय द्वारा देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कितनी बार से यही पूछा हुआ है। वित्त मंत्रालय जो होता है, वित्त मंत्रालय बताइए कौन है? वित्त मंत्रालय के प्रमुख कौन है? वित्त मंत्री कौन है? समझ आइए कमेंट बॉक्स में जरूर तुरंत बताइए। सब पॉपुलर नाम है, आप लोग जरूर बताइए वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री इस समय कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके पास 1 रुपए के नोट द्वारा जारी किया जाता है को छोड़कर सभी प्रकार के नोटों जारी करने का अधिकार है। मतलब ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो केवल क्या काम करता है? 1 रुपए के नोट को नहीं छापता है, उसके अलावा सभी चीजें जो होती हैं वो क्या करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। वित्त मंत्रालय जो होता है वो 1 रुपए के नोट का काम जो है वो किसे दिया गया है? वित्त मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है ना? ये पॉइंट को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर फैक्ट्स है, एक इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए अब दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा मुख्य टॉपिक क्या है यहाँ पर? दूसरा, भारत सरकार का बैंक। भारत सरकार का बैंक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भारत सरकार की बात हो गई और राज्यों के बैंक की बात हो गई। जैसे कोई भी राज्य है तो वहां पे भी उनके बैंक है, उनके एजेंट हैं। क्या है? एजेंट है उनके। उनके सलाहकार के रूप में क्या करता है? कौन कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है, इसे हम लोग आरबीआई कहते हैं। भारत सरकार का जो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारत सरकार का बैंक के रूप में किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। और राज्यों के बैंक के रूप में, एजेंट के रूप में और उसके सलाहकार के रूप में जो होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक अपना काम करता है। यह राज्य के और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है। देखिए मैंने पहले ही बताया आप लोग को, और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। इसीलिए कहा था कि जो गवर्नर होते हैं उनके जो विचारधाराएं होती हैं, बातें होती हैं, तो उनको भी सुनना चाहिए और उनको महत्व देना चाहिए। जैसे नोटबंदी हम लोग के यहाँ इंडिया में जब आया हुआ था, तो रघुराजन जब थे उस समय भी उसमें गवर्नर के रूप में, तो उन्होंने अपने तरीके से सुझाव दिया था कि नहीं कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, ये था वो था, वो अपने तरीके से उन्होंने भी कुछ चीज़ों को दिया था, तो वहाँ पर लेना चाहिए था, मशवरा लोगों का सुनना चाहिए ज़्यादातर। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का क्या करता है? प्रबंधन भी करता है। कौन? जो ऑडिशंस होता है, कौन? भारत सरकार का जो बैंक है, क्या? भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में, हम लोग थोड़ा सा और जानदार बनाते हैं सेशन को। ऑडिशंस
और डिस्टेंस यदि थोड़ा सा भी आप लोग को थोड़ा सा भी यदि हेल्पफुल लगता है इस सेशन, तो इसे अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ठीक है, जो चैनल एडिशंस का नाम है डीजे सर। अब हम लोग बढ़ते हैं बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक के रूप में कहने का मतलब क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ बात हो रही है बैंकों का बैंक के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, अन्य वाणिज्यिक बैंक जैसे हो गए, जैसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में हम लोग कमर्शियल बैंक जो अदर हैं, आप लोग का अलग अलग बैंकों में अकाउंट भी खुला होगा, तो फटाफट बताइए कि आप लोग का किस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है कमेंट बॉक्स में। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बैंक का नाम बता देंगे तो मैं आप लोग का पूरा पैसा निकाल लूंगा, लेकिन एक ऐसे हम लोग में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, वार्तालाप होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ग्राहकों के लिए कार्य करता है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्राहक हैं, वो जो बैंकर्स हैं, वाणिज्यिक बैंक जो हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो ग्राहक हैं, ठीक है ना। और वाणिज्यिक बैंक के जो ग्राहक हैं तो वो तो उनके हैं ही। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, ठीक है, पैसा उधार देता है। और फिर उधार देने का काम हो गया, फिर वसूली का काम हो गया, ये सभी का सभी जो काम होता है वो किसके पास होता है, आरबीआई के जिम्मे होता है, ठीक है ना। आरबीआई ही सभी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल में लेकर अपने इन सभी चीजों को आगे बढ़ाता है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग, ये चौथा पॉइंट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि आपने हिसाब से लिख लीजिएगा डिस्कशन, लेकिन मैं पूरा फुल डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि जो अगर डिस्कशन पूरा अगर तैयार कर लेता है अपना, जो बेहतर दे सकता है, तो वो पूरा लिखे मटेरियल, ठीक है। तो यह मैंने पहले ही बताया आप लोग को, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजी सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। क्रेडिट का नियंत्रक, देखिए क्रेडिट का नियंत्रक के रूप में किस प्रकार से आरबीआई काम करता है। क्रेडिट का नियंत्रक, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। इस उद्देश्य के थ्रू क्या होता है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। देखिए ये बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का प्रयोग कौन करता है, ये जो आरबीआई है, आरबीआई के जिम्मे काम होता है, क्रेडिट का नियंत्रक के रूप में कहा है। तो क्रेडिट का नियंत्रक वो किस प्रकार से करता है, तो जब भी ऋण दे रहा है, लेने का काम जो है, तो विनियमन देखिए, हालांकि फिर भी क्या होता है, विजय माल्या जैसे व्यक्ति हो गए या अदर जैसे हो गए वहां पर, और भी देखिए नीरव मोदी की बात होती है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ से कितने अरबों करोड़ों करोड़ों रुपए लेके गायब हो गए। बैंक से यदि आप लेने की बात करेंगे तो 10-20-50 हज़ार में अगर आप लोग निकालना चाहेंगे तो एकदम हालत खराब हो जाती है। आम पब्लिक के लिए अगर हो गया तो इतनी ज़्यादा पता चला कि वहाँ पर अंगूठे का निशान, ये निशान, वो निशान इतना ज़्यादा साइड में कराएंगे कि एकदम समझ लीजिए कि दिमाग की दही हो जाता है। लेकिन पता नहीं कैसे उतने लोग, बड़े बिल्डरों को या इतने बड़े बिजनेसमैन को लोग कैसे देते हैं इतनी आसानी से, और वो लोग गायब भी हो जाते हैं ले लेकर। तो क्रेडिट का नियंत्रक के रूप में काम करता है डिस्कस, वो मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन आपूर्ति है, तो इस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। अर्थव्यवस्था में जाहिर सी बात है कि वो जान रहा है कि अगर ऐसी चीजें नहीं होंगी तो स्वाभाविक है इसका प्रॉब्लम जो होगा, इसका जो दुरुपयोग होगा वो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, ठीक है, पैदा हो सकती है। वह अपने कड़े मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में पैसे की आपूर्ति में कमी करता है, और जब अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कमी हो जाती है तो वह बाजार में पैसे की आपूर्ति को बढ़ा देता है। तो ये अपना एक रिजर्व बैंक का अपना एक फंडा है, वो नियंत्रक के रूप में इस प्रकार से अपना वो क्या करता है, अपने कामों को वो आगे संचालित करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्रेडिट का नियंत्रक के रूप में काम करता है। और यहाँ देखिए पांचवा जो महत्वपूर्ण है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। जैसे क्या है, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर वर्क नहीं कर, जैसे यहाँ पर चीज जो हो रही है, जैसे यहाँ पर तो विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक के रूप में जो होता है वो आरबीआई उस पर वर्क करता है। विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है विदेशी मुद्राओं खरीदता और बेचता है, और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। उसके थ्रू क्या होता है, विदेश विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है, जिससे किसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। तो कहने का मतलब है ये आरबीआई का अपना एक वर्क है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक रूप में काम करता है, ताकि वो जो संतुलन है वो बना रहे। जैसे डॉलर का रुपया हो गया या अदर जो हो गए एक दूसरे के साथ जैसे लेन देन हो रहे हैं, कोई पॉन्ड्स में चला रहा है, किसी का रूबल चल रहा है, न किसी का दिनार चल रहा है ना, तो ये रूबल हो गया।
तो रियाद हो गया, तो मतलब बहुत तरीके की बात होती है उसमें। तो वो पूरा का पूरा जैसे होता है, तो ये विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। कौन? आरबीआई की बात हो रही है, ठीक है ना। आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो लगभग है वो 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है डिस्टेंस। वर्तमान की जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग कितना है? 360 बिलियन जो है वो अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो है तो हैं भाई, इतनी चीज़ें हैं तो अवेलेबल उस पर बातें हो रही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ये बात है, तो पांचवी जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक के रूप में जो काम करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। ये आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्यों में इस बात को भी रखा जाता है। देखिए भारतीय जो बैंक का और कार्य क्या है, छठवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अन्य कार्य के रूप में अगर देखा जाए, अन्य कार्य के रूप में, तो भारतीय जो बैंक क्या करता है? कई अन्य विकास कार्यों को करता है। देखिए विकास कार्य भी जो होते हैं बहुत प्रकार के, वो भारतीय जो बैंक के सपोर्ट से होते हैं। जैसे इन कार्यों में किन किन को शामिल किया जाता है? कृषि के लिए ऋण का अनुमोदन करना। देखिए कृषि किसानों के लिए ऋण प्रदान करने का जो काम होता है, अनुमोदन होता है, और उसके कार्यान्वयन के लिए जो कि नाबार्ड को स्थापित किया जाता है। जैसे नाबार्ड हो गया, ऐसे तरह तरह के जो है, जैसे किसानी कृषि खेती करने के लिए, फसलों को करने के लिए जो किसान वगैरह होते हैं वो लेते वगैरह हैं। तो वो सभी का सभी जो होता है, ये मुख्य रूप से भारतीय जो बैंक जो होता है वो उसके ही कंट्रोल में ये सभी चीज़ें हैं। वो पूरे अनाउंसमेंट करता है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ या ले सकता हूँ, करेंसी मेरे पास इस प्रकार से ऐसे है वैसे है, तो काम बढ़ता है आगे। सरकारी प्रतिभूति और व्यापारिक बिलों की खरीद बिक्री, सरकारी खरीद के ऋण देना, और मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री आदि शामिल है। मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री जो होता है वो भी कहीं ना कहीं सीआरबीआई कंट्रोल में है। सरकारी खरीद के लिए क्या करना? ऋण प्रदान करने का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं से जो होता है कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। और यहाँ पर यह एक देखिए मैं महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखिए ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह मुद्रा कोष में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। देखिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करने का काम जो है वो किसका है? वो आरबीआई का है ना। और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है? आरबीआई करता है। भाई जाहिर सी बात है, जैसे सभी चीज़ संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, ये है वो है, नीदरलैंड बनाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया, तो मुद्रा के लिए बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया है, तो आईएमएफ जो बनाया गया है, तो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो कौन काम करता है? वो आरबीआई ही करता है, ठीक है। आरबीआई ही उसमें क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, या अपने जो विचार होते हैं उसको वो देने का काम करता है। तो डिस्कशन इस प्रकार से डिस्कशन किया गया आप लोगों के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का ये कॉमर्स का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आप लोगों का। क्या था प्रश्न? भारतीय जो बैंक और उसके जो महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक काम आप लोगों से डिस्कशन जरूर करना है आप लोगों को, इस चैनल के हेल्प ग्रुप यदि आप करना चाहते हैं तो इसे अपने क्लासमेट पर जरूर शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक आप लोग को नंबर मिलेगा 950 690 285 नाम का। उस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। और जो पीडीएफ वगैरह रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी इन्फॉर्मेशन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी और बहुत सारे जो लेक्चर हैं हम लोग के पास, वो आपके तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो उस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित करिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी, मांगू रब से अच्छा परसेंट, ये बच्चों बंदगी। तो मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इसी उद्देश्यों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। क्लास 12th के बच्चे जो कि कॉमर्स साइड के हैं, और लेखा शास्त्र उनका तो विषय अनिवार्य तौर पर अगर जिसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, जिसमें कि टोटल आप लोग के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज का डिस्कशन किया जाएगा। और यदि इतना अति लघु आप तैयार कर लेते हैं डिस्कशन, तो आप लोग को लेखा शास्त्र के पेपर में डरने की ज़रूरत जरा सा भी नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग। और डिस्कशन से यदि थोड़ा सा भी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस नंबर से भी जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या, वसीयत या मृत्युदान क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वसीयत या मृत्युदान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, सरकारी अनुदान से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्यों ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तनशील पूंजी खाते से क्या तात्पर्य, क्या आशय है। देखिए रिलेशंस, पहले मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि लेखा शास्त्र में
आप लोग काती लघु में प्रश्न भी पूछता है। तो अभी मैं न्यूमेरिकल का यहाँ देखिए प्रश्न उत्तर का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, प्रश्न का न्यूमेरिकल का भी मैं डिस्कशन आप लोग के साथ अलग से करूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल में इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, और यदि इन प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। ऐसा आप लोग का फीडबैक मिलेगा तो मैं उसी प्रकार से आप लोग को उसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा दूंगा डिस्कशन। लेकिन आप लोग यदि अपडेट रहते हो तो आनंद आता है, कुछ बताने में तभी और भी मजा आता है। किन अवसरों पर त्याग अनुपात का प्रयोग होता है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 हो जाएगा। और प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब बढ़ते हैं आगे, और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है। 5 जो प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्याग अनुपात क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, आरक्षित पूंजी क्या है, आरक्षित पूंजी किसे कहते हैं, आरक्षित पूंजी क्या है, आरक्षित पूंजी से क्या तात्पर्य है, इस पर डिस्कशन हम लोग करना है। क्वेश्चन नंबर 7, निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ बहिर्वाह के कोई 3 उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लेखा शास्त्र के मैंने डिस्कशन ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध भी कराए हैं चैनल पर, आप लोग उनसे पूरा कंप्लीट देखिएगा, वहाँ से भी आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। और ये सभी प्रश्नों का डिस्कशन तो मैं आप लोग के साथ करूँगा भी। अभी मैं प्रश्नों का डिस्कशन मैं पहले एक बार आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, तो आप भी देखिएगा इन सभी प्रश्नों को। और जिन प्रश्नों में आप लोग को डाउट होता है वैसे मैं उपलब्ध पूरा करूँगा, कि प्रयास करूँगा कि मैं पूरा पेपर का सोल्यूशन इन सभी प्रश्नों का करा दूँ। समर्पित निधि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग का 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, प्रत्येक तिमाही के पहले दिन यदि एक स्थिर राशि का आहरण होता है तो इसके लिए आहरणों पर ब्याज के परिकलन हेतु क्या अवधि मानी जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्नों में एक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बढ़ते हैं आप आगे हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है डिस्टेंस यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का, ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां है, ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, ये हम लोग को डिसाइड करना है यहाँ पर। ख्याति किसे कहते हैं ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है, कंपनी की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं, कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, कंपनी किस उद्देश्य पर लगाई जाती है, इसका डिस्कशन जो है डिस्कशन वो कंपनी के अंतर्गत ही पूरा का पूरा आएगा। और इसे एक बार जरूर देखिएगा, और लोगों से भी और खुद भी जानिएगा इस बात को कि यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट के थ्रू भी लास्ट में आप लोग को 2 महीने 3 महीने उस पर भी वर्क करना चाहिए। उसमें वजह क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर यदि आप वर्क करते हैं तो उससे एक पहली बात तो एक आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है, और वहाँ से प्रश्न ज़्यादातर मिलते भी हैं, तो उससे आप एक बेहतर परसेंटेज भी गेन करते हैं। देखिए 12वां प्रश्न क्या है, और अपनी एक बोर्ड में अलग पहचान बनाते हैं आप लोग। न्यूनतम अभिधान से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, 13वां प्रश्न, गैर चालू संपत्ति तथा गैर चालू दायित्व के 2 उदाहरण दीजिए। गैर चालू संपत्ति और गैर चालू दायित्व का उदाहरण देना है हम लोग को, ठीक है ना, 2 उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है यहाँ पर, रोकड़ प्रवाह विवरण, याद रखिएगा हेडिंग ये कौन सी है, रोकड़ प्रवाह विवरण के कोई 2 उपयोग बताइए। क्या है हेडिंग, रोकड़ प्रवाह विवरण, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है, और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में है। और दोस्तों ये ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट मैं कर रहा हूँ, आप लोग खुद देखिएगा इन सभी प्रश्नों को, और आप जब बोर्ड का पेपर हो जाएगा, प्री बोर्ड का पेपर हो जाएगा, तो यहाँ से इस प्रश्नों का सीरीज जो है मिलाइएगा। जब नहीं मिलेगा डिस्टेंस तब उस पर बात है हम लोग आपके साथ करेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आप लोग को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे, और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है यहाँ पर, प्रवेश शुल्क से क्या आशय है। प्रश्न देखिए क्या है, प्रवेश शुल्क से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है यहाँ पर, विशेष निधि क्या होती है, विशेष निधि क्या डिस्टेंस, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, त्याग अनुपात, देखिए त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात में कोई 2 अंतर बताइए। त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या डिफरेंस होता है डिफरेंस, ये क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को जो है डिस्कशन करना है इसका, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने पहले ही बताया था ख्याति के बारे में, तो ख्याति को देखिए यहाँ मैंने इसीलिए इसको शामिल भी कर लिया है। ख्याति की परिभाषा लिखिए या इसकी परिभाषा कीजिए या तो दीजिए, ठीक है। 20 देखिए प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न, संचय किसे कहते हैं, संचय की विशेषताएं बताइए, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयगत हानि, आयगत हानि हो गया, या तो पूंजीगत हानि क्या है, और इनका डिफरेंस अगर आप लोग याद कर लेते तो ये तो और अच्छी बात है। देखिए 22वां प्रश्न क्या है आप लोगों का, समरूप विवरण से
आपका क्या तात्पर्य है? समरूपी विवरण की बात हो रही है डिस्टेंस, इसको देखिएगा एक बार, समरूपी विवरण क्या होता है। और ये निश्चित तौर पर डिस्टेंस प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, और ये आप लोगों के टोटल अति लघु का ये लास्ट प्रश्न है। यदि इन 23 प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेते हैं डिस्टेंस, तो आप लोग एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेखा शास्त्र के पेपर को देने जा सकते हैं। इसमें आप लोग को अति लघु के प्रश्नों का थोड़ा सा भी डर नहीं रहेगा, और निश्चित तौर पर ही आप अपना बेस्ट देकर आएंगे। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कोई 3 उद्देश्य संक्षेप में बताइए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कोई 3 उद्देश्य जो हैं संक्षेप में बताना, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा। और डिस्टेंस ये है कि देखिए नीचे तो नंबर आप लोग को मिला 950, 690, 285 7 नाम का। तो इस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जुड़िए और लोगों से बताइए, और खुद भी याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसी उद्देश्य के साथ रेगुलरली चैनल पर स्टडी करिए और अपना टाइमिंग बढ़ाइए। और जाने का समय है और टाइम टेबल में भी देखिए अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन जहाँ तक एग्ज़ाम के होने की चांसेज है बहुत पहले हैं। एग्ज़ाम आप लोग का फरवरी लास्ट तक या तो मार्च में स्टार्टिंग से ही चालू होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो समय बिल्कुल भी आप लोग को नहीं मिल पाएगा तैयारी करने का। तो ऐसा है कि जाड़े में भी आप समय काटिए और निकालिए वहाँ से, तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो अचानक आप फंस जाएंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इस बात का याद रखिएगा और बाद में पछताना ना पड़े, इसके लिए आप लोग तैयारी अपनी पहले से ही रखिए। और जितना मेरे तरफ से सपोर्ट बनेगा डिस्टेंस मैं भी आप लोगों को करता रहूँगा। और कॉमर्स साइड के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा इस चैनल से जोड़िए। देखिए चैनल पर जो है डिस्टेंस आर्ट साइड के बच्चों की संख्या बहुत काफ़ी है, इसीलिए उनके लेक्चर बहुत ज़्यादा है। साइंस साइड के बच्चे, कॉमर्स साइड के बच्चों की संख्या कम है, इसलिए उनके लेक्चर जो कम है। यदि आप लोगों की संख्या बढ़ती है डिस्टेंस, तो आप लोग को भी कंटेंट हम लोग रेगुलरली प्रोवाइड कराएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, ये ऐसा चैनल है डिस्टेंस जिस पर कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, मतलब स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं, उन दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैनल है। और इंग्लिश मीडियम यानी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम से तैयारी कराने वाला यूट्यूब पर कोई पहला चैनल है तो उसका नाम है डियर सर टीजे सर। ठीक है, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला चैनल है जिसका नाम है डीजे सर, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए और इसे दूर तक फैलाए डिस्टेंस, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो होती हैं डिस्टेंस को याद रखिएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसे दूर तक फैलाइए ताकि जो अदर बच्चे हैं वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, बिन डीजे सर जाना कहाँ। तो डिस्टेंस उसी उद्देश्य के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, जो कि लघु प्रश्नों की सीरीज है। लेखा शास्त्र के क्लास 12th के बच्चे जो कि कॉमर्स साइड से पढ़ते हैं उनका विषय लेखा शास्त्र है। इसे हम लोग इंग्लिश में अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु प्रश्नों की सीरीज के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। और जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन देखिए यहाँ पर, इसमें जो डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। ये एक बात याद रखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। जो थ्योरेटिकल है उस पर बात किया जा रहा है, मैं न्यूमेरिकल भी जल्दी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। तो जितने भी आप लोग को यहाँ पर डेफिनेशन यदि पूरा तैयार कर लेते हैं आप यहाँ पर, तो थ्योरी में आप लोग को थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिस्टेंस से पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये डायलॉग बाजी वाला नहीं है कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, लेकिन मैं डायरेक्ट आप लोग को समझ लीजिए डिस्टेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है प्रोवाइड करा देना हो, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। इसे शेयर जरूर कर दिएगा डिस्टेंस, और डीजे सर चैनल पर सदस्यों की संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि एग्जाम अब नज़दीक आ गया है। बिल्कुल भी समय आप लोग के पास नहीं है। पहला देखिए प्रश्न क्या है, अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अलाभकारी संस्थाओं की जो विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी, चारों अगर तैयार कर लेते तो कोई दो आप लोग का काम, तीनों तैयार कर लीजिएगा। प्रारंभिक व्यय क्या होता है, अभिधान क्या होता है, लाभांश सामान्यीकरण कोष क्या होता है। ये वीडियो देखिए कोई एक अगर इसमें से है तो अतिलघु में भी जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न है कि जो कि अतिलघु के लिए भी आप लोग इसको महत्वपूर्ण समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डिस्टेंस, रोकड़ तुल्य राशियों की व्याख्या कीजिए। रोकड़ तुल्य राशियों की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, लघु का 3 प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न हो गया। और इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा डिस्टेंस, मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा। बड़ा स्टडी के बाद आप लोग को ऐसे भी प्रश्न जो है
उपलब्ध कराए जाते हैं। तो परिश्रम किया था आप लोग के लिए, तो इस परिश्रम का सार्थकता तभी सिद्ध होगा जब इन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आप लोग देखेंगे और सॉल्यूशन खोजेंगे, और नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे कि सर प्लीज़ हमें उपलब्ध कराइए इसके बारे में, ठीक है ना। तो इतना तो आप लोगों को काम करना ही पड़ेगा डिस्टेंस कस्ट। तो यदि आप लोग का फीडबैक मिलता है तो जानते हैं कि वो भी हम लोग के लिए एक इंटरनल काम करता है, इंटरनल मोटिवेशन का। तो हमें भी मोटिवेट करते रहिए ताकि आप लोगों के लिए और बेस्ट चीज़ जो है अवेलेबल मैं करके अवेलेबल कराता रहूँ, खोजता रहूँ। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी के क्या नियम लागू होते हैं। पांचवा देखिए प्रश्न क्या, अंशों के हरण से क्या आशय है, अंशों के हरण के संबंध में पुस्तकों में क्या लेखे किए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या, प्रतिभूति प्रव्याजी क्या है, इसके उपयोग बताइए। प्रतिभूति प्रव्याजी क्या है, इसका उपयोग भी बताना है। दोनों में से कोई अगर एक पूछ दिया तो समझ लीजिए आपका अति लघु में पहुंच जाएगा, वही दोनों चीज़ों को पूछ दिया तो समझ लीजिए दोनों हो गए, ठीक है ना। तो प्रश्नों को इस तरीके से तैयार करिए एडिशंस, इसमें दोनों आप लोग का काम बन जाए। आगम शोधन खाते से क्या आशय है, इसे तैयार करने की विधि बताइए। आगम शोधन शोधन खाते अगर ये पूछता है, कोई एक चीज़ पूछता है तो क्या होता है, अति लघु में हो जाता है। आठवां देखिए, उन मदों की सूची बनाए जो कि एक साझेदार के खाते में डेबिट या क्रेडिट में डाली जाती है। ये जो है जब पूंजी स्थिति हो, और बी जो दिया गया है जब पूंजी अस्थिर हो, ठीक है। स्थिर हो और अस्थिर हो, तो ये दो तरीके से आप लोग को देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग का। और ये क्वेश्चन नंबर देखिए एडिशंस कौन सा है अब आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी संलेख के तत्वों की व्याख्या कीजिए। साझेदारी संलेख के तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो ये डिस्कशंस, इसमें देखिए मैंने न्यूमेरिकल का डिस्कशन आप लोगों के साथ नहीं किया। न्यूमेरिकल के बारे में मैं जल्दी आप लोग को बताऊंगा डिस्कशंस, ये न्यूमेरिकल के बारे में। और ये मैं थ्योरेटिकल और रूप से अति लघु लघु तरीका बात कर रहा हूँ, और मैंने अति लघु का भी डिस्कशन आप लोगों के साथ पहले ही कर रखा है, और इन सभी का सॉल्यूशन ही मैं उपलब्ध कराऊंगा डिस्कशंस। और लेकिन उससे पहले आप लोग को एक काम करना है, डीजे सर चैनल का भी, डीजे सर चैनल जो दिख रहा है स्क्रीन पर आप लोग को डिस्कशंस, तो इसका प्रचार करिए। समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है आप लोगों का, बहुत ब्रॉड लेवल पर तो ये चैनल नहीं है, लेकिन यदि आप लोग को सपोर्ट मिला तो ये चैनल भी एक दिन बुलंदियों को जरूर छुएगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों की तैयारी कराने वाला एक फेवरेट चैनल जरूर बनेगा डिस्कस, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंजी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो इस चैनल से खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। और डिस्टेंस से शेयर जरूर करिएगा, और जो मैंने नंबर दे रखा है उसका लाभ जरूर उठाइए। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, न कि गानों का रिमिक्स बजाना। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है। यदि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पाना चाहते हो अच्छी रैंक, यदि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पाना चाहते हो अच्छी रैंक, तो तैयार कर लेना डीजे सर द्वारा प्राप्त सभी क्वेश्चन बैंक। तो इसमें जितने भी प्रश्नों का सीरीज मैं आप लोग को तैयार करा रहा हूँ, समझ लीजिए कि आप लोग को पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन का एकदम अध्ययन कराया जा रहा है, तो एक भी प्रश्न को छोड़ने लायक नहीं है, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए डिस्कशन जो हम लोग करने वाले हैं वो लेखा शास्त्र है। लेखा शास्त्र कक्षा 12 का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, और कॉमर्स के बच्चों के लिए तो समझ लीजिए ये ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा, क्योंकि उनका एक प्रश्न पत्र होता है लेखा शास्त्र। तो क्लास 12 के विद्यार्थी जो कि लेखा शास्त्र को लिए हुए, कॉमर्स को लिए, वो वीडियो में अंत में रहेंगे, और जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया डिस्कशन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। बोनस अंश से आप क्या समझते हैं, पहला ही प्रश्न देखिए डिस्कस, एक बार आप लोग खुद पढ़िए इसको, और तब आप लोग खुद ही कहेंगे कि हाँ सर वास्तव में जो भी प्रश्न आप बता रहे हैं ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बोनस अंश की बात हो रही है डिस्कस, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, बोनस अंश की। देखिए बोनस का मतलब क्या होता है, बोनस अगर हम लोग को मिलता है तो क्या होता है, एक्स्ट्रा शेयर, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा व्यवस्था जब मिलता है, तो जैसे नहीं कहते भैया तू ये काम करता तो कई बोनस दे दे हम, तो कई काम करते हैं। आजकल कंपनियां जो हैं ये उन लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई, छोटे लोग रहें चाहे बड़े लोग रहें, छोटे बिजनेसमैन रहें चाहे बड़े बिजनेसमैन, आजकल वो लोग बोनस पर बड़ा बढ़िया काम करते हैं, ठीक है ना। तो बोनस अंश से आप क्या समझते हैं, इसी पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग भी। देखिए बोनस यानी कि क्या होता है, एक तरह का एक्स्ट्रा शेयर होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा शेयर है जिसे एक कंपनी कंपनी जारी करती है। कौन जारी करता है एक्सटेंशन, याद रखिएगा कंपनी इसे जारी करती है, और अपने शेयर होल्डरों को मुफ्त में देती है। देखिए शेयर होल्डरों का मतलब क्या है, जो भी शेयर में काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, कस्टमर हैं उसके, उनके
तो उसमें जो वर्कर्स हैं तो शेयर होल्डरों को मुफ्त में देती है। कहने का मतलब क्या है, बोनस शेयर एक कंपनी द्वारा तब जारी किया जाता है जब वह उस तिमाही के लिए अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद धन की कमी कारण अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड का भुगतान करने में सक्षम नहीं होती है। तो कहने का मुनाफा का तो बोनस अंश इस प्रकार से प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंपनी की व्यवस्थाएं हैं और कंपनी को अपने सिस्टम वगैरह जब चलती है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जब होता है तो देखिए जब वह उस तिमाही के लिए अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद धन की कमी कारण अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है तो बोनस अंश जो होता है वो उसे जोड़ा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या सेकंड की ओर। लेखा शास्त्र का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेशन डिविजन क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एडिशन देखिए यहाँ पर साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। देखिए जब हम लोग इस प्रश्न में बढ़ते हैं एडिशन यहाँ पर तो देखिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक साझेदारी संलेख जिसे एक साझेदारी समझौता भी कहा जाता है। देखिए साझेदारी संलेख का मतलब क्या है, एक तरीके का साझेदारी समझौता है। क्या है, साझेदारी समझौता भी कहा जाता है। एक रिकॉर्ड है जो एक व्यवसाय संचालन के लिए सभी पक्षों के अधिकारों और कार्यात्मकताओं को विस्तार से रेखांकित करता है। किसको करता है, विस्तार से संचालन के लिए। देखिए कहने का मतलब क्या है, एक रिकॉर्ड रखने का व्यवस्था जो बनाया जाता है व्यवसाय संचालन के लिए क्या होता है, एक रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें सभी पक्षों के अधिकार और कार्यात्मकता मतलब किस प्रकार से उनको कार्य करना है, कैसे वर्क करना है, कितने टाइम पर करना है, किस तरीके से उनके अधिकार हैं, तो उसका पूरा लेखा जोखा रिकॉर्ड जो रखा जाता है उस विस्तार को ही रेखांकित जब करके जिसमें रखते हैं हम लोग उसे हम लोग बोलते हैं साझेदारी संलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख। इसमें कानून का बल है भाई, जाहिर सी बात है जब लिखा पढ़ी कहते नहीं भैया कि कम होगा लिखा पढ़ी कला सही रही, ज़्यादा है बहुत ज़रूरी है वो लिखा पढ़ी करके रखना, तो इसे कानून का बल मिलता है। कहने का मतलब क्या ऑडियंस, ऐसा करने से क्या होता है, कानून को एक अलग प्रकार का कानून से भी सपोर्ट मिलता है और यह व्यवसाय के संचालन में भागीदारों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। व्यवसाय के संचालन में भागीदारों का मार्गदर्शन, देखिए भागीदारों के मार्गदर्शन के लिए क्या किया जाता है, इसको डिजाइन कराया जाता है महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है। इसका ये इस प्रकार से अपना वो रोल प्ले करता है, ठीक है, जिसे हम लोग साझेदारी समलेख के रूप में अध्ययन करते हैं। और ये डिस्टेंस कॉमर्स के जो लेखा शास्त्र पेपर है इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और जितने प्रश्नों को बात कर रहे हैं हम लोग डिस्टेंस, ये तो समझ लीजिए कि आने वाले एकदम फिक्स प्रश्न हैं। और निश्चित तौर पर डिस्टेंस का अगर आप पूरा का पूरा सेशन देख लेते हैं बिना स्किप किए वीडियो को तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और एकदम सरल भाषा में आप लोग को समझाया जा रहा है ताकि एकदम आसानी से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख कर और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। सार्वजनिक कंपनी क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं जब यहाँ पर, तो प्रश्न क्या है हम लोग का, सार्वजनिक कंपनी क्या है। तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग की सार्वजनिक। पहली बात डिस्टेंस यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि देखिए यहाँ पर कहने का मतलब सार्वजनिक कंपनी की बात हो रही है। तो सार्वजनिक कंपनी का मतलब जान ही गए आप लोग, कोई भी चीज़ जब सार्वजनिक होता है तो ना, तो एक सार्वजनिक कंपनी क्या होता है, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी होती है, सार्वजनिक रूप से आयोजित कंपनी होती है। कहने का मतलब सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी होती है। किस प्रकार से, सार्वजनिक रूप से। और सार्वजनिक रूप से क्या होती है, आयोजित कंपनी होती है। क्या होती है, आयोजित कंपनी होती है। सार्वजनिक रूप से क्या होती है, सूचीबद्ध कंपनी होती है। क्या होती है, सूचीबद्ध कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व स्टॉक के शेयरों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज या ओवर द काउंटर बाजारों में स्वतंत्र रूप से कारोबार करना होता है। कहने का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक कंपनी का मतलब जिसमें कि कहने का मतलब कोई डिस्टेंस एक लोग के अधिकार में ना हो, जिसमें कई लोग स्वामित्व के तौर पर होते हैं, इसमें ना कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं और स्टॉक के शेयरों के मार्केट मतलब स्टॉक के शेयरों के माध्यम से क्या होता है, उसे स्वामित्व क्या करता है, स्वामित्व स्टॉक के रूप में देखा जाए तो जो उसके शेयर होते हैं वही महत्वपूर्ण रूप से उसमें भूमिका अदा करते हैं, ठीक है ना। सभी लोग के सहयोग से वो बात किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, हस्तांतरण शुल्क क्या है। हस्तांतरण शुल्क क्या है, देखिए हस्तांतरण शुल्क के बारे में बात करें, हस्तांतरण विलेख के बारे में बात करें तो एक कानूनी दस्तावेज होता है। क्या होता है डिस्टेंस, एक कानूनी दस्तावेज होता है, एक कानूनी दस्तावेज है जिसका उपयोग क्या होता है, संपत्ति के शीर्षक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उपहार विनिमय के रूप में, देखिए व्यवहार उपहार के रूप में, विनिमय के रूप में, पट्टा के रूप में देने का, बंधक आदि के रूप में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। हस्तांतरण शुल्क जो होता है क्या होता है, मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उपहार विनिमय पट्टा बंधक आदि के रूप में क्या किया जाता है, संपत्ति उपयोग दिया जाता है, ठीक है ना। एक उपहार विलेख, बंधक विलेख, पट्टा विलेख या बिक्री विलेख भी हो सकता है।
ठीक है दोस्तों। तो जो एक उपहार को यदि मिल रहा है, गिफ्ट वगैरह की जब बात होती है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यह विलेख, बंधक विलेख, ठीक है ना, पट्टा विलेख या बिक्री विलेख भी हो सकता है। इन पॉइंट का ध्यान रखते हुए इस प्रश्न को याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पर देखिए हम लोग का ये प्रश्न संख्या 5 जो है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एक ही प्रश्न मेरे से 2 प्रश्न है, और ये अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज आप लोग की समझ लीजिए चल रही है, साथ ही साथ लघु उत्तरी प्रश्नों की भी, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं बड़े बड़े सीरीज के हैं, लंबे लंबे आप लोग को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो लघु उत्तरी प्रश्न है। संचय किसे कहते हैं? संचय की, संचय देखिए यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, संचय की विशेषताएं देखिए, संचय नहीं रहेगा यहाँ पर, संचय ही रहेगा। तो संचय किसे कहते हैं? संचय की विशेषताएं बताइए। संचय से देखिए दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, संचय का मतलब होता है एक तरीके से देखिए इकट्ठा करना, जुटाना ना। संचय से आशय लाभ के उस, देखिए कहने का मतलब जैसे छोटे बच्चे होता है, गुल्लक खरीदता है, उसमें पैसा भरने लगता है, तो एक संचय कर रहा है, वो जुटा रहा है, इकट्ठा कर रहा है। संचय से आशय क्या होता है, लाभ के उस हिस्से से है, लाभ के उस हिस्से से है जो कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से पूंजी के रूप में रखा जाता है। किसके रूप में रखा जाता है दोस्तों? पूंजी के रूप में। भी कोई जब दिक्कत होगा तभी इसका क्या किया जाएगा, इस संचय का उपयोग किया जाएगा। देखिए आर्थिक चिट्ठी जो होता है, जिसे बैलेंस शीट भी बोलते हैं हम लोग, में यह इक्वलिटी एंड लायबिलिटी साइड के में दिखाया जाता है। कंपनी के लाभ से किए किए गए संचय का प्रयोग कंपनी के ही कार्यों में भिन्न भिन्न समयों पर किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए जब कोई दिक्कत हो, अचानक आया, तो एक कोष बना कर रखा जाता है, इसे संचय कहा जाता है ना। कंपनी के लाभ से किए गए संचय का प्रयोग कंपनी के ही कार्यों में भिन्न भिन्न समयों पर किया जाता है। जो भी प्रॉफिट वॉफिट होता है तो उसकी व्यवस्थाओं को अलग तरीके से रख लिया जाता है, जब तो समय पड़ने पर फिर उसका उपयोग किया जाता है उसी प्रकार से, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं संचय, ठीक है ना। कामों में फिर यूज कर लेते हैं पुनः, ठीक है ना। संचय की विशेषताएं बताइए। देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले संचय की क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व। संचय की विशेषताओं में अगर देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व, देखिए दोस्तों पहला यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट, यह लाभों का नियोजन होता है। क्या होता है? यह लाभों का नियोजन होता है, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण अगर देखा जाए संचय के बारे में, तो यह सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। किसके रूप में? यह सामान्य उद्देश्य के दृष्टिकोण से बनाया जाता है, ये पॉइंट मत भूलिएगा। पॉइंट नंबर 3 की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं, तो यह व्यय अथवा हानि के रूप में नहीं होता है। किसके रूप में? व्यय अथवा हानि के रूप में नहीं होता है। कौन? जो संचय होता है, तो यह व्यय अथवा हानि के रूप में नहीं होता है। जब 2 बातें 3 बातें हो गई यहाँ पर, तो जब पॉइंट नंबर 4 की जब आप बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए पाँचवा पॉइंट क्या हो, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4 की ओर जब बढ़ते हैं हम लोग, इसका सृजन भूत या भविष्य, भूत या वर्तमान लाभों से ही किया जाता है। इसका सृजन क्या होता है, सृजन जो इकट्ठा किया जाता है, जुटाया ले रहे हैं लोग, तो भूत या था वर्तमान लाभों से ही किया जाता है। चलिए रिलेशंस बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, हम लोग देखते हैं कुछ अन्य पॉइंटों को यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, कहने का मतलब संचय की विशेषताओं में अगर देखा जाए तो यह, इसका प्रयोग संकटकालीन परिस्थितियों में लाभांश के वितरण में भी किया जाता है। संकटकालीन परिस्थितियों में भी देखिए क्या होता है, जो भी आप संचय रखे हुए हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तथा कार्यशील पूंजी भी बढ़ती है। कहने का मतलब क्या होता है, व्यवसाय को आर्थिक पूंजी भी देने का काम करता है कौन? ये जो होता है, मतलब इससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है संचय से, और तथा कार्यशील पूंजी भी बढ़ती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है संचय, या चीज़ों को जो इकट्ठा करने की बात यहाँ पर हो रही थी प्रश्न में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, ये तो हो चुका है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर 20 नंबर को लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। 950 690 257 950 690 257 नाम का ये नंबर डिस्टेंस, इस नंबर पर जाकर आप लोग को एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो डिस्टेंस आप लोग इस चैनल से एकदम जुड़ सकते हैं और भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं, और दूर दराज भविष्य तक भी इस नंबर का डिस्टेंस लिंक जो है उसे शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल का लिंक, और साथ ही साथ इस नंबर को भी, ठीक है, क्योंकि यह नंबर जो है आप लोग को बोर्ड में आपके अलग पहचान बनाने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए एकदम तत्पर है। आप लोग भी अपना सहयोग बनाए रखें इस चैनल पर, और पूरी व्यवस्थाएं पूरा एकदम घनघोर अध्ययन करके आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाकर मिलती हैं। बिल्कुल भी तुक्का मार कर, नहीं कि नहीं जो मन किया तो बना के दे दिया जाए, मतलब जितनी बातें होती हैं उस पर समझ लीजिए कि पूरे अध्ययन के साथ दिया जाता है, और निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न हर बार विद्यार्थियों को बहुत लाभान्वित भी करते हैं। आप जाकर डीजे सर चैनल के कमेंट्स को भी देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग को स्वतः ज्ञान हो जाए कि हाँ, जो पिछले वर्ष के बच्चे हैं उन्होंने कितना इस चैनल का प्रॉफिट, या उनको कितना ज़्यादा ये चैनल जो है लाभान्वित किया हुआ है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ समझाइए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ क्या है,
इसके बारे में बात करना है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ क्या है? देखिए, फीने तथा मिलर के शब्दों में अगर देखा जाए कौन कौन एडिशंस हैं, यहाँ पर याद रखिएगा ये नाम फीने तथा मिलर। फीने तथा मिलर ने क्या बताया था एडिशंस? वित्तीय विश्लेषण में निश्चित योजनाओं के आधार पर तथ्यों को विभाजित करने, परिस्थितियों के अनुसार उसकी वर्ग रचना तथा सुविधाजनक, सरल, पठनीय एवं समझने लायक रूप में उन्हें प्रयुक्त करने की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो कहने का मतलब कि एडिशंस इस तरीके से इन्हीं उद्देश्यों से वित्तीय विवरण के जो होता है उसमें विश्लेषण किया जाता है, ठीक है ना? इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि जो बातें की गई थी वो फीने तथा मिलर ने अपने विचारों में बताने का इसको प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7 एडिशंस, रोकड़ बहाव विवरण क्या है? रोकड़ बहाव विवरण क्या है? प्रश्न संख्या 7 है। रोकड़ बहाव विवरण क्या है? रोकड़ बहाव विवरण क्या है? एडिशंस कहने का मतलब क्या, एक निश्चित अवधि के भीतर व्यवसाय में किन किन साधनों से कितने रोकड़ आती है और किन किन मदों में कितनी रोकड़ खर्च के रूप में या अन्य रूप से बाहर चली जाती है, इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे ही रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। कहने का मतलब कि एडिशंस की जो भी रोकड़ यानी जो भी धन संपत्ति का बात होता है, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी काम शुरू किया कोई व्यक्ति, अब क्या कर रहा है कि व्यवसाय में किन किन साधनों में रोकड़ आता है, यानी कौन कौन सा काम वो कर रहे हैं, फलाने की भैया उनको यहाँ से आमदनी मिल रही है, फिर कहाँ पर उनको उन किन 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 कामों में उस आमदनी का वो यूज़ कर रहे हैं ना, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो रोकड़ जो है खर्च के रूप में चला जा रहा है या अन्य कार्यों करने के लिए बाहर चला जा रहा है, तो उसका जो विवरण तैयार किया जाता है उसे हम लोग रोकड़ बहाव विवरण बोलते हैं या रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो एडिशंस हम लोग का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा, ठीक है? तो जितने भी प्रश्नों का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एडिशंस, एक भी प्रश्न जो है इनमें से छोड़ने लायक नहीं है। यदि छोड़ेंगे एडिशंस तो यदि छोड़ा आपने तो समझ लीजिए ये निश्चित तौर पर आप लोग बाद में बहुत पछताएंगे कि मुझे डीजे सचिन के लेक्चर को छोड़ना नहीं चाहिए था। और याद रखिएगा यदि वीडियो डीजे सचिन का ना देखिएगा वीडियो आधा डिस्टेंस, नहीं तो बन जाएगी आप लोग के लिए बाधा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कौन सा प्रश्न आने वाला है ये तो न तो आप जान रहे हैं न तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर ये डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज तो चल रही है, तो ये आ भी सकता है। इस प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम लोग इस पर बातें कर रहे हैं। अधिलाभांश अंश क्या होता है, जिसे बोनस अंश पत्र भी कहते हैं। अधिलाभांश अंश जिसे हम लोग कहते हैं या तो जिसे हम लोग बोनस अंश पत्र कहते हैं, क्या होता है? देखिए, निश्चित दर से क्या होता है, अंशधारियों के मध्य लाभांश वितरण के पश्चात भी जब कंपनी के पास लाभांश का कुछ हिस्सा बच जाता है, किसका हिस्सा, लाभांश का कुछ हिस्सा बच जाता है, तो उसे कंपनी पुनः अपने अंशधारियों में ही बांट देती है। निश्चित दर से अंशधारियों क्या होता है, निश्चित दर से अंशधारियों निश्चित तौर पर जब बढ़ते हुए हम लोग डिस्कशन देखते हैं यहाँ पर अधिलाभांश अंश क्या होता है, जिसे हम लोग बोनस अंश पत्र कहते हैं। तो निश्चित दर से अंशधारियों के मध्य लाभांश वितरण के पश्चात भी जब कंपनी के पास लाभांश का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, बच जाता है, तो उसे कंपनी पुनः अपने अंशधारियों में ही बांट देती है। यानी कंपनी क्या काम करती है, उसे जब भाई जो भी बांटने के लिए ही निकाला गया तो उसको, तो उसमें भी वो पूरा काम करने के बाद भी जो चीज़ें बच जाती हैं तो उसको पुनः अंशधारियों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। तो कंपनी के द्वारा बांटी गई इस राशि को अधिलाभांश कहते हैं या इस अधिलाभांश को हम लोग बोनस भी कहते हैं, ठीक है ना लिसनर्स? तो याद रखिएगा बोनस अंश पत्र को, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, ठीक है लिसनर्स? और निश्चित तौर पर ये प्रश्न पूछने वाला भी है, पूछा गया प्रश्न है लिसनर्स, और पूछे गए प्रश्नों की भी बातें आप लोग के साथ की जाती है मुख्य रूप से। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या होता है कि अधिलाभांश कंपनी क्या होता है, जो अधिलाभांश मिल रहा है, तो अधिलाभांश का मतलब क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है या कोई भी कंपनी जो है, तो अधिलाभांश का मतलब है कि कंपनी सुदृढ़ है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति उसका सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को बता रहा है, उसका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बेस्ट है। लाभांश का वितरण एक निश्चित दर से न करना कभी कभी संस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए कंपनी को अंशधारियों के मध्य लाभांश एक निश्चित दर से वितरित करना चाहिए। कभी कभी कंपनी अंशधारियों को लाभांश के रूप में बोनस शेयर भी जारी करती है। क्या करती है? बोनस शेयर भी जारी करती है। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं डिस्कस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कस। देखिए, प्रश्न संख्या 9 जो है ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का। अंशधारियों यानी वसीयत में प्राप्त दान या उपादान किसे कहते हैं? देखिए, वसीयत में क्या होता है, प्राप्त दान या उपादान क्या होता है, ठीक है ना?
जैसे कहा गया कि कोई वसीयत का गिफ्ट करा लिया जाता है, तो जैसे कि आप पार्टिकुलरली जब डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है भाई, रजिस्ट्री जो होती है। लेकिन यहाँ पर गिफ्ट वगैरह की भी व्यवस्थाएं होती है। जैसे गिफ्ट डीड या वसीयत में फ़र्क को आसान शब्दों में समझना हो तो इतना कह सकते हैं कि अगर किसी को तुरंत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना हो तो गिफ्ट डीड के जरिए किया जा सकता है, जबकि वसीयत के जरिए मौत के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। तो कहने का मतलब वसीयत जब करते हैं तो उन व्यक्ति जो रहते हैं उनके बाद ही क्या होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो पाता है। लेकिन अगर तुरंत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना हो तो गिफ्ट डीड के ज़रिए क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र करा सकते हैं। गिफ्ट डीड के ज़रिए ऐसा किया जा सकता है, जिसे हम लोग प्राप्त दान या उपादान के तौर पर उसको हम लोग देखते हैं, अध्ययन करते हैं उसका। ठीक है ना? ये लेखा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन एडिशंस। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोगों का ये भरपूर सहयोग मिलेगा। तो इसे फटाफट अपने क्लासमेट में शेयर कर दीजिएगा एडिशंस, क्योंकि याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अंशों पर अग्रिम याचना और अवशिष्ट याचना का क्या अर्थ है? देखिए याद रखिएगा, अंशों पर अग्रिम याचना और अवशिष्ट याचना का क्या अर्थ है? यह हम लोग का प्रश्न संख्या जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। जिसे अंश पत्रधारी कंपनी की मांग के अनुसार यथासमय याचनाओं को देते हैं। मतलब कहने का क्या है, जिसे अंश पत्रधारी कंपनी की मांग के अनुसार यथासमय याचनाओं देते हैं, लेकिन जब कभी किन्हीं अंश पत्रधारियों के द्वारा याचना राशि से अधिक धन अंश लेने के लिए भेज दिया जाता है तो उसे अग्रिम याचना का भुगतान कहते हैं। अग्रिम याचना का भुगतान का कहने का मतलब क्या है एडिशंस, कि अंश पत्रधारियों के द्वारा याचना राशि से अधिक धन, यानी क्या, याचना राशि से अधिक धन अंश लेने के लिए भेज दिया जाता है तो उसे अग्रिम याचना का भुगतान कहते हैं। कॉल्स इन एडवांस क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ठीक है ना? अग्रिम याचना के तौर पर उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य बातों को। तो जब ये हुआ तो अग्रिम याचना का भुगतान तभी हो सकता है जब पार्षद अंतर्नियम की अनुमति हो। ठीक है डिस्टेंस। तो अग्रिम याचना और शीर्ष याचना क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये तो प्रश्न हो चुका है। देखिए यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये बात भी उसी में शामिल की जाती है कि जिसे अंश पत्रधारियों कंपनी की मांग के अनुसार यथासंभव याचनाओं को देते हैं, लेकिन किन्हीं से यदि अंशधारी याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाते तो इस भुगतान न की गई राशि को अवशिष्ट याचना या मांग पर बकाया कहा जाता है। कॉल्स इन एरियर्स। तो कहने का मतलब क्या है, अवशिष्ट याचना कहते हैं उसे हम लोग। ठीक है ना? तो अंशों पर अग्रिम याचना और अवशिष्ट याचना ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों एक साथ पूछेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, 3-4 नंबर मिल जाएगा, लघु में आ जाएगा। लेकिन जब दोनों का एक-एक वगैरह पूछ दिया जाए आप लोगों से तो आपका अति लघु में भी पूछ सकता है। तो लेसन ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। और लेसन से जो नंबर मैंने बताया उस नंबर पर ध्यान जरूर दीजिएगा, और इस चैनल का लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे लेसन तो उतना ज़्यादा मैं उस टॉपिक पर बात जरूर करूँगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना, और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, तो करना पड़ेगा अपने नींद की बर्निंग, और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेशन कॉमर्स साइड या वाणिज्य के जो वर्ग के जो विद्यार्थी हैं जिनका कि विषय लेखा शास्त्र है, तो लेखा शास्त्र का महत्वपूर्ण सर लेक्चर आप लोग को इस पर रेगुलरली मिलता रहता है इस चैनल पर, जिसका नाम है डीजे सर। तो वो प्रश्नों की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न जो है आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में के बोर्ड जो टाइम टेबल है एडमिशन, उसमें लेखा शास्त्र जो है वो स्टार्टिंग में ही है, तो बिल्कुल भी आप लोगों के पास गैप नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न ही बहुत जानदार है, वसीयत या मृत्युदान क्या है? वसीयत या मृत्युदान क्या होता है? कभी कभी किसी दानी या संपन्न व्यक्ति द्वारा मृत्यु के पूर्व वसीयतनामे द्वारा कुछ राशि धार्मिक या परोपकारी संस्था को
दान स्वरूप दे दी जाती है। क्या किया जाता है? दान स्वरूप क्या किया जाता है? कोई संस्था या कोई जो धार्मिक या परोपकारी जो संस्था होती है, जैसे कहा गया कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, जैसे कहा गया कि अनाथालय हो गया, और जैसे क्या हो गया वृद्धाश्रम की तरह हो गया, या मतलब ऐसे पार्टिकुलरली जो निकल कर आते हैं वर्क करने के लिए, तो दान स्वरूप दे दी जाती है। इसे ही वसीयत या मृत्यु दान कहते हैं, यानी इसे ही वसीयत या मृत्यु दान के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वसीयत या मृत्युदान क्या होता है डिस्टेंस, तो जो भी इस प्रकार का वर्क किया जाता है तो उसे मृत्युदान के अंतर्गत ही देखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, सरकारी अनुदान से आप क्या समझते हैं। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा आप लोगों का, सरकारी अनुदान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सरकारी अनुदान के बारे में हम लोग बात करें तो कुछ अलाभकारी जो संस्थाएं होती हैं इस प्रकार की होती हैं जिनकी गतिविधियां क्या होती है, सरकारी अनुदान पर आधारित होती हैं। कहने का मतलब क्या है, कुछ अलाभकारी संस्थाएं, अलाभकारी संस्थाएं का मतलब कि ये वैसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना विशेष रूप से नहीं होता है। यानी कुछ अलाभकारी संस्थाएं जिनकी गतिविधियां क्या होती है, सरकारी अनुदान पर आधारित होती है। सरकारी अनुदान का मतलब हो गया कि सरकार से मिलने वाले फंड जो होते हैं, ठीक है ना, सरकारी अनुदान पर आधारित होता है। जैसे क्या हो गया, जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी विद्यालय के बारे में, सरकारी विद्यालय के हम लोग देखें, इंटर कॉलेज देखें या महाविद्यालय को देखें, जो कि जिस पर कि सरकार का नियंत्रण, तो सरकारी अनुदान पर भी वो आधारित होती हैं। कोई विश्वविद्यालय हो गया, जैसे देखते हैं आप लोग को, जैसे BHU यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर दें, और भी जो संस्थाएं और भी जो विश्वविद्यालय हैं, तो कहा जाता है कि भैया ये विश्वविद्यालय में इतना पैसा दिया गया या इस विद्यालय के इस काम के लिए इतना अनुदान निकाला गया है सरकार के द्वारा। तो कहने का मतलब कि ऑडिशंस की अलाभकारी संस्थाएं इस प्रकार से होती हैं जिनकी गतिविधियों को सही तरीके से चलाने के लिए जो अनुदान मिलता है सरकार के द्वारा, तो सरकारी अनुदान के तौर पर हम लोग उसको देखते हैं। जनता अस्पताल हो गया आदि, तो इस प्रकार के अनुदान जो होते हैं वो आवर्तक प्रवृत्ति के होते हैं तथा निर्वाह अनुदान के रूप में होते हैं। तो इसमें मतलब ये निश्चित तौर पर ये अपना जो इनका बनाता है नियम कानून, उस नियम कानून के तौर पर ये अपना काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, परिवर्तनशील पूंजी खाते से क्या आशय है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है परिवर्तनशील पूंजी खाते से। तो परिवर्तनशील पूंजी खाते के बारे में हम लोग बात करें डिस्कस, तो इस खाते में केवल पूंजी का लेखा करते हैं। किसका लेखा करते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाते। तो केवल किसका होता है लेखा जोखा, इसमें पूंजी का लेखा जोखा होता है। इस खाते में पूंजी के अलावा पूंजी पर ब्याज हो गया। इस खाते में क्या होता है डिस्कस, पूंजी के अलावा देखा जाए तो पूंजी पर ब्याज हो गया, वेतन की बात हो गई, कमीशन की बात हो गई, उसके साथ ही साथ जो आहरण हो गया आदि का लेखा करते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, पूंजी हमेशा स्थिर रहती है। क्या होता है इसमें, जो पूंजी होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो हमेशा स्थिर रहती है। किसमें, परिवर्तनशील पूंजी खाते में। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का। प्रश्न संख्या 3 डिविजन, और ये लेखा शास्त्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ठीक है, यदि बोर्ड में बनना चाहते हो टॉपर, तो चलानी पड़ेगी अपनी नींदों पर चापर। डीजे सर की नैया बनेगी आपकी बोर्ड की खेवैया। तो डिस्टेंस इसके लिए सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब भरपूर आप इस चैनल का लाभ उठाएंगे और इसे लाभ के साथ ही साथ अपने क्लासमेट पर भी इसे शेयर करेंगे। किन अवसरों पर त्याग अनुपात का प्रयोग किया जाता है, किन अवसरों पर त्याग अनुपात का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है त्याग अनुपात के बारे में। तो पुराने जो साझेदारों में देखा जाए तो ख्याति का बंटवारा करते समय नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करते समय, देखिए कहने का मतलब क्या है, त्याग अनुपात का प्रयोग किया करने का देखिए पहला वजह जो बन जाता है, पुराने साझेदारों में ख्याति का बंटवारा करते समय, यानी इन अवसरों पर क्या होता है, त्याग अनुपात का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पुराने साझेदारों में ख्याति का क्या करते समय, बंटवारा करते समय, यानी विभाजन के समय देखते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करते समय, यानी नए लाभ विभाजन को जब हम लोग उसे सेपरेट करते हैं, अनुपात की गणना करते हैं, तो उसके विभाजन में भी हम लोग क्या करते हैं, त्याग अनुपात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अवसरों की तो बात हो गई, किन अवसरों में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसी जगह पर इसका भी डिस्कशन कर लिया जाए कि त्याग अनुपात होता क्या है। त्याग अनुपात के बारे में अगर हम लोग बात करें तो त्याग अनुपात क्या होता है। देखिए त्याग अनुपात के बारे में अगर बात करें तो त्याग अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिसे फर्म के पुराने साझेदार जो होते हैं नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं। कहने का मतलब क्या है की त्याग अनुपात को अगर देखा जाए तो उस अनुपात से है जिसे फर्म के पुराने साझेदार जो होते हैं वो नए साझेदार के पक्ष में
त्याग करने के लिए सहमत होते हैं। जो पुराने साझेदार होते हैं वो नए साझेदार के पक्ष में त्याग कर देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ें हो गई, कोई भी व्यवस्थाएँ हो गई, तो उनका वो त्याग करते हैं और या फर्म के तौर पर वो उसमें अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं, ठीक है ना? तो उसे हम लोग त्याग अनुपात कहते हैं। ये तो प्रश्न हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 की ओर डिस्टेंस। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरक्षित पूंजी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरक्षित पूंजी क्या है? चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर आरक्षित पूंजी के बारे में। एक फर्म अपनी गैर जरूरी पूंजी के एक हिस्से को केवल तभी बुलाए जाने के लिए अलग रख सकती है जब कंपनी बंद हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि जब पूंजी का एक ऐसा हिस्सा रखा जाता है कि कंपनी जब रहती चल रहा है तो उसमें कोई यूज नहीं किया जाएगा उस पूंजी का। यानी कंपनी जब बंद हो गई किसी और कारणवश, या कंपनी को हटा दिया गया, रख दिया गया, कुछ समय के लिए वो बंद कर दिया गया कंपनी को, या तो कंपनी समाप्त हो गई, बंद हो गई, तब उस पूंजी को क्या किया जाता है? गैर जरूरी पूंजी, यानी उस आरक्षित पूंजी को तब जब जिस पूंजी को यूज किया जाता है उसे ही आरक्षित पूंजी कहते हैं। यानी कंपनी की अनकही राशि, देखिए अनकही राशि कहने का मतलब है क्या? ये जो अलग से दी गई रहती है राशि, तो उसे ही हम लोग आरक्षित पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षित पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है डिस्टेंस? आरक्षित पूंजी। यह केवल कंपनी के समापन की स्थिति में लेनदारों के लिए उपलब्ध होता है। अगर देखा जाए तो यह केवल कंपनी के समापन की स्थिति में लेनदारों के लिए उपलब्ध होता है। ये पूरा जो पूंजी होता है जिसका नाम होता है क्या? आरक्षित पूंजी, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। लिसन्स डीजी सर के साथ मिलकर कर लीजिए अपने बोर्ड की तैयारी, क्योंकि इस बार है आपकी बारी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। प्रारंभिक व्यय क्या है? प्रारंभिक व्यय क्या होता है? देखिए, कोई भी कंपनी के बनने से पहले किए गए सभी खर्च अथवा व्यवसाय संचालन की शुरुआत से पहले किए गए खर्च को जो होता है डिस्कस हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक व्यय, ठीक है ना। यानी प्रारंभिक व्यय का मतलब होता है किसी कंपनी के बनने में जो भी खर्च हो रहा है, भाई कोई भी, अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का सिस्टम बनाने जा रहे हैं, किसी विद्यालय को आप खोलने जा रहे हैं, किसी भी बड़े काम को जब करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है डिस्टेंस की जो भी उसके काम के लिए, खर्च के लिए, संचालन के लिए जो भी काम किया जाता है व्यवस्था बनाने के लिए, तो उसे ही हम लोग प्रारंभिक व्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न जो रहेगा प्रश्न संख्या 7 है, और ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 8वें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 8वां प्रश्न क्या है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये लघुत्तरी का प्रश्न है। लाभांश समानीकरण कोष क्या है? लाभांश समानीकरण कोष क्या है? तो चलिए आइए समझते हैं कि लाभांश समानीकरण कोष क्या होता है और उसके अंतर्गत क्या बातें की जाती हैं। जब हम लोग यहाँ पर लाभांश समानीकरण कोष के बारे में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है इसमें, जब इसमें हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आगे, तो यदि लाभ हानि खाते में पहले से ही हानि की रकम चली आ रही है, तो जब तक वह अपलिखित न हो जाए तब तक लाभांश की घोषणा नहीं की जा सकती। कहने का मतलब क्या है कि लाभ हानि खाते में अगर हानि की रकम चली आ रही है पहले से, तो तब जब तक मतलब कि वो अपलिखित नहीं की जाती, तो लाभांश की घोषणा नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब तक डाटा जो लाभ हानि खाता बनाया था उसमें हानि शो कर रहा है, तब तक आप लोग नहीं बता सकते कि हाँ कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है या लाभ कमा रही है, लाभ में है। तो स्थायित्व को बनाए रखने के लिए लाभांश समानीकरण कोष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? की स्थापना की जानी चाहिए। किसकी स्थापना की जानी चाहिए? लाभांश समानीकरण कोष। यानी इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो कोष बनाया जाता है उसे लाभांश समानीकरण कोष कहते हैं, या जिसे इंग्लिश में हम लोग डिवाइडेंड इक्वलाइजेशन फंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड इक्वलाइजेशन फंड बोलते हैं, ठीक। की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कम लाभ के वर्षों में उसमें से लाभांश दिया जा सके। तो इसमें से बोलते हैं हम लोग लाभांश समानीकरण कोष कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग का 8वां प्रश्न हो जाएगा, और ये प्रश्न भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोकड़ तुल्य राशियों की व्याख्या कीजिए। रोकड़ तुल्य राशियों की व्याख्या कीजिए। रोकड़ तुल्य राशियां क्या होती हैं? मूल्य में परिवर्तन का जोखिम न के बराबर होता है, उन्हें रोकड़ तुल्य राशियां कहते हैं। यानी रोकड़ तुल्य मूल्य कहा जाता है ना, रोकड़ तुल्य कहा जाता है। यानी मूल्य में परिवर्तन का जोखिम न के बराबर जहां पर देखा जाता है तो उसे रोकड़ तुल्य कहते हैं।
किसी भी विनियोग को रोकड़ तुल्य तभी माना जाता है जब इसकी परिपक्वता अवधि कम से कम प्राप्त करने की तिथि से 3 माह या इससे कम हो। ठीक है डिस्टेंस, तो ये रोकड़ तुल्य को हम लोग अध्ययन करते हैं इस तरीके से, और रोकड़ तुल्य राशियां इसे हम लोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग डिस्टेंस और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को, और आज के इस सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है 10वां आप लोग का, वित्तीय विवरण की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या है, वित्तीय विवरण की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, मूल्य में परिवर्तन का जोखिम न के बराबर होना और उन्हें रोकड़ तुल्य कहा जाता है। किसी भी विनियोग को रोकड़ तुल्य तभी माना जाता है जब इसकी परिपक्वता अवधि कम से कम अर्थात प्राप्त महीने की अवधि से क्या होता है 3 माह या इससे कम की होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस यहाँ पर देखिए डिस्कस किया गया आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। और डिस्कस ये नंबर देख लीजिए ध्यान से आप लोग, 950 690 227। तो इस नंबर से खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। और यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसका खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। और डिस्टेंस इस चैनल का लिंक जो है पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दीजिए। ठीक है डिस्टेंस, इतना काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत डियर फ्रेंड्स। लेकिन एक काम आप लोग को जरूर करना है, इसे क्लासमेट पर अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा।